हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं से लिए गए पाठ बाजार दर्शन के बारे में, जिसे जनेंद्र कुमार जी ने लिखा है। प्रसिद्ध उपन्यासकार जनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। ये बहुत छोटे थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो इनका जो पालन पोषण है इनके मामा जी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई थी। फिर बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। सन 1921 में ये गांधी जी के प्रभाव में आए और ये पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और अंत में ये स्वतंत्र रूप से लिखने लगे। साहित्य सेवा के कारण 1984 ईस्वी में इन्हें भारत भारती सम्मान भी प्राप्त हुआ और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और सन 1990 ईस्वी में दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, वातायन, एक रात दो चिड़िया, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात इत्यादि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान कथाकार के रूप में जनेंद्र कुमार जी का आता है और ये काफ़ी प्रतिष्ठित हुए। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इनकी भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज व भावानुकूल है। बाजार दर्शन एक निबंध है। यह निबंध शैली में लिखा गया है। जनेंद्र जी ने अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव इस निबंध में बताए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं, और अगर हम इसके विपरीत बाजार की चमक धमक में फंस जाएंगे तो हम असंतोष, तृष्णा तथा ईर्ष्या से घायल हो जाते हैं और सदा के लिए बेकार हो जाते हैं। बाजार की चकाचौंध में फंसने के पश्चात इंसान धीरे धीरे खाली होने लगता है। तो इस निबंध में लेखक ने अपने मित्र की कहानी बताई है। उनकी कहानी बताते हुए कहते हैं कि एक बार वे बाजार में मामूली सी चीज़ लेने गए, परंतु वापस बहुत सारे बंडलों के साथ, पैकेट्स के साथ वापस लौटे। लेखक के पूछने पर उन्होंने अपने पत्नी को इसका दोषी बताया कि पत्नी के कहने पर इतना सामान खरीदा है। तो लेखक के अनुसार पुराने समय से पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते हैं। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करती है। पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि सब इकट्ठे किए जाते हैं। पैसे की जो परचेजिंग पावर है उसके प्रयोग से पावर का रस मिलता है, लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलती है, संयमी बनते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर स्वयं को बड़ा ही एक गर्वीला महसूस करते हैं, अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं। लेखक के मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, ना कि ज़रूरत की। मीन्स जो भी वे बाज़ार से खरीद के लाए थे उसमें ये नहीं था कि उसमें से चीज़ें जो थी वे उनकी ज़रूरत की थी। बस उन्हें ये था कि मैं ख़रीद सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरी परचेजिंग पावर है, स्ट्रॉन्ग है और मैं ला सकता हूँ। तो लेखक ये बताता है कि जो फालतू चीज़ की खरीद होती है उसका प्रमुख कारण बाज़ार का आकर्षण है, चकाचौंध है, अट्रैक्शन है। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है कि ये ऐसा सजा होता है, मतलब बाज़ार की बेहया ही इसमें नहीं फंसता। मीन्स जो बेशरम होता है, जिसको किसी का डर नहीं होता, वो नहीं फंसता। उसको लगता है हाँ जितनी मेरी ज़रूरत है मैं ही उतना ही खरीदूँगा। आधे से ज़्यादा लोग तो शर्म की वजह से, दूसरों को देखने की वजह से ही ऐसी चीज़ें घर ले आते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता भी नहीं होती। बाज़ार अपने आकर्षण से, अपने रूप जाल से सबको उलझाता है, आकर्षित करता है। उसका एक आमंत्रण ऐसा होता है कि सबको आग्रह करता है कि आओ और मुझ सामान खरीदो। ऊंचे बाज़ार का जो आमंत्रण होता है वह मूक होता है, शांत होता है, चुप होता है। वह लोगों के अंदर इच्छा जगाता है। हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव कमी मनुष्य को पागल कर देता है। मतलब कुछ खरीदने की चाह
और एक अभाव, कमी हो, पागल हो जाता है इंसान। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या, लालच से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि दिखावे के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी घर पर आ जाती हैं जिनकी आवश्यकता भी नहीं होती। अगर व्यक्ति समझदारी से चलेगा, जितनी वस्तुओं की उसे आवश्यकता है उतनी की खरीदारी करेगा, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करेगा, तो कभी भी वह बाजार के आकर्षण में उलझेगा नहीं और ना ही वह अपनी चादर से बाहर पैर पसारेगा। अब लेखक ने अपने एक दूसरे मित्र की कहानी बताई कि दोपहर से पहले वह बाजार गया और शाम को वह खाली हाथ वापस लौटा। एक पहला मित्र ऐसा था जो एक चीज़ लेने गया था, बहुत से थैले लेकर आ गया, बैग लेकर आ गया, और दूसरा कितनी देर तक बाजार में घूम कर आया लेकिन लाया कुछ नहीं। पूछने पर उसने बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी मैं ले नहीं पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था कि दूसरी छोड़ देना, क्योंकि एक को लेते और दूसरी के ऊपर भी नज़र थी, वो भी अच्छी लग रही थी, तो दूसरी को छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं, मुझे यही नहीं पता था कि एक्चुअल में मैं ख़रीदना क्या चाहता हूँ, तो क्या होता है उस समय जब हम बाज़ार जाते हैं तो सब और की चाह हमें घेर लेती है। जब हमें ऐसे पता होता है कि हम बाज़ार से केवल एक ही वस्तु हमें लानी है तो सिर्फ हम उसे खरीद कर लाते हैं। लेकिन कभी कभी हम क्या होते हैं, ऐसे ही बाज़ार चले जाते हैं, मार्केट चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमने लेना क्या है। तो एक चीज़ को देखो तो दूसरी अच्छी लगती है, दूसरी को देखो तो तीसरी अच्छी लगती है। तो क्या होता है, हम उस चक्कर में या तो बहुत कुछ खरीद जाते हैं या कुछ भी नहीं खरीद के लाते। तो ऐसे में कोई भी परिणाम नहीं निकलता। ख़ास तौर पे जब सेल वगैरह लगती है तो हम जाते हैं देखने के लिए, कुछ चीज़ें अननेसेसरी भी आ जाती हैं। लेखक ने बाज़ार को रूप का जादू कहा है। कहते हैं यह तभी असर करता है जब जेब भरी होती है, मतलब जेब में खूब पैसे होते हैं और मन खाली हो। मीन्स मन में कोई टेंशन नहीं है, जेब भरी हुई है, जो पसंद आएगा हम लेकर आ जाएंगे। यह मन व जेब के खाली होने पर भी असर करता है। जो खाली मन होता है, खाली मन को बाज़ार की चीज़ें निमंत्रण देती हैं। मन खाली है, जेब भरी है, चलो घुमाते हैं, कुछ शॉपिंग कराते हैं। सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। जादू उतरते ही फंसी चीज़ें आराम नहीं, खलल ही डालती हैं। मीन्स अब जब बाज़ार का जादू उतरता है, घर पर आकर देखते हैं तो ऐसा लगता है इसकी तो हमें आवश्यकता नहीं थी, तो हम बेकार में खरीद लाए। जादू से बचने का केवल एक ही उपाय है कि बाज़ार जाते समय अपना मन खाली मत रखो। मन खाली होगा, जेब भरी हो, कहते ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो मन में एक लक्ष्य धारण करके बाज़ार जाओ कि हमें को यही खरीदना है और उसी को खरीद कर लाओ। तो क्या होता है, उस शॉपिंग का, उस खरीदारी का मन को आनंद मिलता है, वह मन को आनंद देती है। बाज़ार भी इससे कृतार्थ होता है। बाज़ार की असली जो कृतार्थता है, जो उसका मतलब, उसका जो एक्चुअल में बाज़ार का मतलब है कि आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली रखने का मतलब है मन बंद नहीं करना। मतलब मन खाली करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमने कुछ लेना ही नहीं है। मन खाली होने का मतलब शून्य होना, मतलब परमात्मा की तरफ ध्यान भी देना। मनुष्य अपूर्ण है, पूरा नहीं है। मनुष्य इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकता। मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर इच्छाएं जागृत होती हैं, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को नकार नहीं सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते। यह लोभ को जीतना नहीं है, बल्कि लोभ की जीत है। मन को जबरदस्ती कंट्रोल में लाना ये एक हठ योग कहलाता है। वास्तव में मनुष्य को अपने अंदर, जो उसके अंदर कमियां हैं, अपूर्णता है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि मन भी उद्देश्यपूर्ण बात करता है। लेकिन जो मनमानापन होता है ना, मन मर्जी करना, मनमानापन, उसको छूट नहीं देनी चाहिए। जब मन मर्जी वाली बात आ जाती है तो बहुत कुछ काम गलत हो जाता है। फिर लेखक ने आगे एक और उदाहरण दिया है कि लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते थे। वे लंबे समय से चूरन बेचने का काम करते थे। चूरन उनका क्या था, सरनाम था, मतलब सरनेम था। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूरन थोक व्यापारी को बनी देते थे और ना ही पेशगी ऑर्डर मीन्स एडवांस लेते थे। 6 आने पूरे होने पर वे 50 चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते थे। मतलब उन्होंने एक नियम बनाया हुआ था कि मैंने पूरे दिन में सिर्फ 6 आने कमाने हैं। पुराने ज़माने में आने चलते थे, कमाने हैं। उसको कमाने के पश्चात अगर उनका कोई चूरन बच भी जाता था तो बच्चों में मुफ्त बांट देते थे और हमेशा खुश रहते थे, स्वस्थ रहते थे। उनके ऊपर बाज़ार का जादू
चल ही नहीं सकता था। क्यों नहीं चल सकता था? क्योंकि उनका मन भरा था। उनको सेटिस्फेक्शन थी, उनको संतुष्टि थी कि जितना मैंने करना है मैंने उतना ही करना है। वे अनपढ़ थे, बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते थे, लेकिन उनका मन क्या था? अडिग था, टिका हुआ था, गिरा नहीं सकता था कोई उनको। वह कहते थे कि जो कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो निर्मम व्यक्ति होता है, पैसे को अपने आहत घरों में बिलखता ही छोड़ देता है। मीन्स पैसा है तो पैसा बहुत बार खराब भी करता है इंसान को। पैसे में एक व्यंग की शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती हुई मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। एक व्यक्ति पैदल जा रहा होता है और साथ में से एक कार निकल जाए जो मिट्टी उड़ाकर जाए तो पैदल चलने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है। वह अपने जन्म को कोसता है। क्यों कोसता है? कि देखो वो बड़ी कार वाला था इसलिए मेरे साथ ऐसे कर गया। लेकिन ये जो व्यंग है वह चूरन बेचने वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। लेखक कहता है कि जहाँ पर तृष्णा है, लालच है, जहाँ पर इकट्ठा करने की चाह है, बटोर कर इकट्ठा करके रखा जाए, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर व्यक्ति निर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसका मन कमज़ोर हो जाता है। मनुष्य धन के बल पर अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करता है, जिससे वह अंदर ही अंदर कमज़ोर होता है, वह अंदर से मजबूत नहीं होता, क्योंकि उसके मन में संतुष्टि नहीं होती। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की आपस में राम राम हुई, हाय हेलो नमस्ते हुई। उनकी आंखें खुली थी, वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे हैरान नहीं थे और ना ही किसी प्रकार से कहीं से मजबूर नजर आ रहे थे। भली भांति के बढ़िया माल से पूरा चौक भरा हुआ था बाजार का, किंतु उनको केवल अपनी ज़रूरत की चीज़ से मतलब था। वो इधर उधर किसी भी चीज़ को नहीं देख रहे थे। उनको था कि जो मैंने लेना मैं सिर्फ उसी दुकान पर जाऊंगा। वे रास्ते के फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीज़ें लेकर चल पड़ते हैं। उन्हें बाजार बिल्कुल शून्य लगता है, क्योंकि उनके मन में कोई लालच ही नहीं कि मैंने कुछ और लेना है। जहाँ उनका लक्ष्य था उसी लक्ष्य तक पहुँचते हैं, अपनी चीज़ खरीदते हैं और चल पड़ते हैं। उनको बाकी बाजार की चीज़ें आकर्षित नहीं करती। कहते चाहे बाज़ार में कितना आकर्षण हो, कितनी चांदनी बिछी हो, कितनी ही चीज़ें हमें बुला रही हों, लेकिन उनका ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। लेखक का मानना है कि जो बाज़ार को सार्थकता में मनुष्य देता है, जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है। एक्चुअल में बाज़ार जाकर जितनी ज़रूरत है अगर हम उतनी शॉपिंग करके आएँ, तभी बाज़ार का मतलब भी तभी सार्थक होगा। अननेसेसरी चीज़ों को लाने से हमेशा कभी भी अच्छा नहीं रहता, वो गलत ही हो जाता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाज़ार को व्यंग दे जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं हमारे पास परचेजिंग पावर है, बहुत कुछ खरीद सकते हैं, और वो बहुत कुछ कबाड़ भी उठाकर घर पे ले आते हैं। वे बाज़ार का वास्तव में लाभ नहीं उठा पाते और ना ही बाज़ार उन्हें सच्चा लाभ दे सकता है। वे लोग तो बाज़ारूपन बढ़ाते हैं, वे कपट को बढ़ाते हैं, जिससे आपस में सद्भावना घटती है। वे ऐसे लोग जिनके अंदर परचेजिंग पावर का ढोंग दिखाकर कि हम सब कुछ खरीद सकते हैं, एक दूसरे को ठगने के बीच में लगे रहते हैं। दुकानदार को भी पता होता है कि मैं इसको कितना लूट सकता हूँ, तो वो भी लूटता है। ऐसे बाज़ारों में व्यापार नहीं, शोषण होता है। कपट सफल तो हो जाता है बाज़ार, लेकिन बाज़ार की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। लेखक ने ये बताया है कि मानवता के लिए कि यह एक विडंबना है कि जो ऐसे बाज़ार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है। वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। औंधा मीन्स ठगने वाला, उल्टा, गलत है। वह मानवीय मायावी एक शास्त्र है और यह अर्थशास्त्र एक अनीति शास्त्र है। मीन्स कहने का मतलब इस तरह की जब परचेजिंग पावर के आधार पर बाज़ार में चीज़ों की शॉपिंग की जाती है या चीज़ें खरीदी जाती हैं, तो क्या होता है? उस समय बाज़ार की सार्थकता नहीं सामने आती, केवल एक दिखावा सामने आता है। तो इस तरह से बाज़ार दर्शन निबंध में लेखक ने बाज़ार के बारे में बताया है। लेखक ने बाज़ार की प्रवृत्ति,
ग्राहक के प्रकार की किस तरह के कस्टमर्स होते हैं, आधुनिक ग्राहकों की सोच आदि के बारे में पाठकों को बताया है कि जो बाज़ार भी है ग्राहकों की सोच के आधार पर ही चलता है। बाज़ार का जादू उन लोगों पर चलता है जो खाली मन के होते हैं, जिनकी जेबें भरी होती हैं, जो परचेजिंग पावर का ढोंग करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी ज़रूरत का पता ही नहीं होता एक्चुअल में। वे परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए अनाप शनाप वस्तुएं खरीद लेते हैं ताकि लोग उन्हें बड़ा समझें। तो ऐसे व्यक्ति बाज़ार को सार्थकता प्रदान नहीं करते। बाज़ार की सार्थकता तो वही है कि जिसमें लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से आएँ और अपनी ज़रूरत के हिसाब से वस्तुओं को खरीदें। तो इस तरह से बच्चों, आप लोग भी बाज़ार जाते हो, आप लोग भी इस बात को अच्छी तरह से समझें कि हमें किस वस्तु की कितनी आवश्यकता है और कब आवश्यकता है। प्रायोरिटी बेस पर हमें वस्तुओं को खरीदना चाहिए, खाली परचेजिंग पावर के आधार पर नहीं, जिससे हमारा मन संतुष्ट रहे। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये निबंध अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।